सावन का महीना था। शाम से ही आसमान पर काले बादल छाए हुए थे। हवा में नमी थी और दूर दूर तक फैले खेतों के ऊपर धुंध की पतली परत तैर रही थी। कच्चे रास्ते पर एक बैलगाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। गाड़ी हाँक रहे थे रामदास काका। उनकी उम्र 60 वर्ष से ऊपर थी। उसके चेहरे की झुर्रियां बता रही थीं कि उन्होंने जिंदगी में बहुत कुछ देखा है। आज तो बहुत थक गया हूं। थकेगा नहीं तो क्या करेगा, सुबह से मेला ही घूम रहा है। गोपाल हंस पड़ा, लेकिन रामदास काका चुप थे। उनकी नजर बार बार आसमान की तरफ जा रही थी। क्या बात है काका, आप कुछ परेशान लग रहे हैं? बस यही सोच रहा हूं कि जंगल पार करने से पहले बारिश न शुरू हो जाए। जगदीश ने आसमान की तरफ देखा। बादल अब पहले से कहीं ज्यादा घने हो चुके थे। हवा अचानक ठंडी हो गई और अगले ही पल मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। लगता है आज तो पूरी तरह भीगना पड़ेगा। अगर सिर्फ भीगना पड़ा तो समझो किस्मत अच्छी है। फिर शुरू हो गए काका। रामदास काका हल्का सा मुस्कुराए, लेकिन उनकी आंखें में डर साफ दिखाई दे रहा था। कुछ ही देर बाद बैलगाड़ी जंगल में प्रवेश कर गई। गोपाल चुपचाप जंगल को देख रहा था। न जाने क्यों उसे लग रहा था कि पेड़ों के बीच कोई छिपकर उन्हें देख रहा है। तभी आसमान में बिजली चमकी और उसी एक पल में गोपाल ने देखा, पेड़ों के बीच एक पुराना लकड़ी का दरवाजा खड़ा था, बिना किसी दीवार के। बिजली खत्म हुई और दरवाजा भी गायब। जगदीश भैया, क्या हुआ? वहां एक दरवाजा था। रामदास काका के हाथ अचानक रस्सी पर कस गए। कुछ पल तक वे बिल्कुल चुप रहे, फिर बहुत धीमी आवाज में बोले, तुमने उसे देख लिया? आप जानते हैं उसके बारे में? रामदास काका का चेहरा सफेद पड़ चुका था। उन्होंने सामने देखते हुए कहा, अगर सच में वही दरवाजा है तो आज की रात आसान नहीं होने वाली। और तभी जंगल के अंदर से एक पुरानी लकड़ी के चरमराने की आवाज आई। कुछ पल के लिए ऐसा लगा जैसे पूरा जंगल उसी आवाज को सुन रहा हो, लेकिन उस आवाज के बाद माहौल बदल गया था। दोनों बैल अचानक बिदक उठे। उनकी सांसें तेज हो गईं। इतना क्यों डर रहे हैं ये? जानवर कई बार वो महसूस कर लेते हैं जो इंसान नहीं कर पाता। जगदीश ने काका की तरफ देखा। उसे महसूस हो रहा था कि रामदास काका कुछ छुपा रहे हैं, लेकिन वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या। बारिश अब और तेज हो चुकी थी। पानी की धाराएं रास्ते पर बह रही थीं। गोपाल चुप बैठा था। उसका ध्यान बार बार जंगल की तरफ जा रहा था। तभी उसकी नजर रास्ते के किनारे पड़ी। कीचड़ में कुछ निशान बने हुए थे, जैसे कोई बारिश में चलता हुआ अभी अभी वहां से गुजरा हो। जगदीश भैया, उधर देखो, वो पैरों के निशान। जगदीश नीचे देखने लगा। कुछ क्षण बीते, फिर उसने भौहें सिकोड़ लीं। कौन से निशान? मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा। रात के समय जंगल में हर चीज को देखने की कोशिश नहीं करनी चाहिए बेटा। गोपाल को यह जवाब बिल्कुल पसंद नहीं आया, क्योंकि यह जवाब था ही नहीं। जगदीश भी समझ गया कि काका कुछ छुपा रहे हैं। काका, अगर कोई बात है तो साफ साफ बताइए। जब बताने का समय आएगा तब बता दूंगा। इसके बाद कोई कुछ नहीं बोला। बारिश अब पहले से हल्की हो चुकी थी। ऐसा लगता था जैसे पेड़ पहले से ज्यादा पास आ गए हों। कुछ देर बाद गोपाल को फिर वही एहसास हुआ, जैसे कोई उससे देख रहा है। लेकिन तभी आसमान में बिजली चमकी और उसी पल गोपाल को वही दरवाजा दिखा, पर इस बार वहां कोई था। एक धुंधली आकृति, बिल्कुल स्थिर, जैसे वह कहीं जाने की जल्दी में न हो। गोपाल की सांस अटक गई। क्या हुआ? तू इतना डरा हुआ क्यों है? दरवाजा। जगदीश ने चारों तरफ देखा। उसे कुछ नहीं दिखाई दिया। गोपाल, तू शायद ज्यादा सोच रहा है। नहीं भैया, मैं झूठ नहीं बोल रहा। मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन हो सकता है बिजली की वजह से। गोपाल ने गौर किया। जितना वह दरवाजे की बात करता था, रामदास काका उतने ही बेचैन हो जाते थे, जैसे वे उस नाम को सुनना ही नहीं चाहते हों। कुछ देर बाद बारिश फिर तेज होने लगी। गोपाल सामने देख रहा था। फिर धीरे धीरे उसकी नजर बाईं तरफ गई और उसी पल उसका खून जम गया। उसे लगा जैसे बारिश अचानक रुक गई हो। हवा भी नहीं चल रही थी। उसने चौंक कर सामने देखा। रामदास काका वहां नहीं थे, जगदीश भी नहीं था। गोपाल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तभी उसके पीछे से किसी के चलने की आवाज आई। गोपाल तेजी से पलटा। वहां कोई नहीं था। गोपाल बुरी तरह चौंक गया। उसने आंखें झपकाईं। बारिश फिर सुनाई देने लगी।
बैलगाड़ी चल रही थी। रामदास काका सामने बैठे थे, जगदीश उसके बगल में था, जैसे कुछ हुआ ही न हो। लेकिन गोपाल जानता था कि कुछ देर पहले जो हुआ था वह केवल उसका वहम नहीं था। क्या हुआ है? ऐसे क्यों देख रहा है? कुछ नहीं भैया। मुझे मत बता कि कुछ नहीं हुआ। तेरे चेहरे पर साफ लिखा हुआ है। गोपाल ने तुरंत जवाब नहीं दिया। वह समझ नहीं पा रहा था कि जो उसने देखा वह बताए या नहीं। अगर बता देगा तो शायद जगदीश हंस देगा, और अगर नहीं बताएगा तो उसका डर उसके भीतर ही बढ़ता रहेगा। रामदास काका ने बिना पीछे देखे कहा, कुछ बातें तुरंत नहीं बतानी चाहिए, पहले खुद समझ लेना चाहिए कि देखा क्या है। गोपाल ने चौंक कर उनकी तरफ देखा। उसे लगा जैसे काका उसके मन की बात जान गए हों, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। रामदास काका चुपचाप बैलों को हाँक रहे थे। जगदीश कभी आगे का रास्ता देखता, कभी गोपाल की तरफ। कुछ दूर चलने के बाद अचानक बैल अपने आप रुक गए। रामदास काका ने आगे देखा, फिर उनके चेहरे का रंग बदल गया। जगदीश और गोपाल ने भी सामने देखा। रास्ते के बीचों बीच एक विशाल पेड़ गिरा पड़ा था। उसका तना इतना मोटा था कि बैलगाड़ी किसी भी हालत में उसके ऊपर से नहीं जा सकती थी। रामदास काका कुछ पल तक पेड़ को देखते रहे, फिर धीरे धीरे बोले, अब जंगल पार करने का सिर्फ एक रास्ता बचा है। कौन सा रास्ता? रामदास काका ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उन्होंने बैलों की रस्सी मोड़ी। काका, हम जा कहाँ रहे हैं? कब्रिस्तान वाले रास्ते से। यह सुनते ही दोनों चुप हो गए। उस रास्ते के बारे में उन्होंने बचपन से कई कहानियां सुनी थीं। जिस रास्ते का इस्तेमाल अब कोई नहीं करता था। दिन में भी बहुत कम लोग वहां जाते थे और रात में लगभग कोई नहीं। कुछ देर बाद रामदास काका ने अचानक बैलों को धीमा किया, फिर बिना पीछे देखे बोले, एक बात दोनों ध्यान से सुन लो। अभी तक जो कुछ हुआ है वो सिर्फ शुरुआत थी। असली खेल अब शुरू होगा। कैसे खेल काका? समय आने दो, सब पता चल जाएगा। कब्रिस्तान वाला रास्ता पहले से भी ज्यादा सुनसान था। दोनों तरफ पुरानी कब्रें दिखाई देने लगी थीं। कुछ कब्रें टूटी हुई थीं। बैलगाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। गोपाल को लगातार ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उसकी तरफ देख रहा हो। रामदास काका की आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें ऐसा डर था जो गोपाल ने पहले कभी नहीं सुना था। कुछ देर तक सिर्फ बैलगाड़ी की चरमराहट सुनाई देती रही। फिर अचानक दोनों बैल एक साथ रुक गए। रामदास काका ने धीरे धीरे सामने देखा। फिर गोपाल और जगदीश ने भी नजर उठाई और अगले ही पल दोनों के शरीर में सिहरन दौड़ गई। रास्ते के बीचों बीच एक औरत खड़ी थी, जैसे किसी मूर्ति को वहां खड़ा कर दिया गया हो। बारिश लगातार उसके ऊपर गिर रही थी, लेकिन वह हिल तक नहीं रही थी। ये कौन है? शायद किसी गांव की औरत होगी। यह कहते हुए जगदीश खुद भी अपनी बात पर भरोसा नहीं कर पा रहा था, क्योंकि रात के उस समय कब्रिस्तान के बीच कोई अकेली औरत खड़ी क्यों होगी। वह औरत धीरे धीरे चलने लगी। वह सीधा बैलगाड़ी की तरफ बढ़ रही थी। रामदास काका ने बहुत धीमी आवाज में कहा, कोई कुछ नहीं बोलेगा और कोई नीचे नहीं उतरेगा। वह बैलगाड़ी से कुछ ही दूरी पर आकर रुक गई। चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ सेकंड तक वह वहीं खड़ी रही। अगले ही पल वह औरत हंसने लगी, एक अजीब डरावनी हंसी। जगदीश भी पहली बार पूरी तरह समझ गया था कि उनके सामने कोई इंसान नहीं खड़ा है। तभी रामदास काका ने बहुत धीमी आवाज में कहा, ध्यान से सुनो दोनों, जो भी कहूं वैसा ही करना। गोपाल और जगदीश ने बिना कुछ बोले सिर हिला दिया। ये इस जंगल का छलावा है। छलावा? हाँ, बरसात की कुछ रातों में ये जंगल में भटकता है। जो भी इस रास्ते से गुजरता है उसे अपने जाल में फंसाने की कोशिश करता है। इसीलिए बाकी सारे रास्ते बंद हो जाते हैं और इंसान चाहे या ना चाहे उसे इसी रास्ते पर आना पड़ता है। गोपाल को अचानक वे सारी बातें याद आने लगीं और वह सब जो सिर्फ उसे दिखाई दे रहा था। काका, इससे बचेंगे कैसे? ये तुमसे बात करेगी, कुछ पूछेगी भी, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए कोई जवाब नहीं देगा। अगर इसके किसी सवाल का जवाब दे दिया तो समझो हमेशा के लिए इसके साथ चले गए। गोपाल, तुम मुझे देख सकते हो ना? गोपाल ने अपने दोनों हाथ कसकर पकड़ लिए। उसने जवाब नहीं दिया। कुछ पल तक सन्नाटा रहा। फिर वह आवाज दोबारा आई, जगदीश, तुम क्यों चुप हो? जगदीश की सांसें तेज हो गईं, लेकिन उसने भी कुछ नहीं कहा। फिर अचानक छलावा ने एक तेज चीख मारी।
इतनी तेज कि पूरा कब्रिस्तान कांप उठा। लेकिन रामदास काका ने तुरंत रस्सी खींची। दोनों बैल पूरी ताकत से आगे दौड़ पड़े। बारिश भी धीरे धीरे कम होने लगी और फिर अचानक जंगल खत्म हो गया। सामने खुले खेत दिखाई देने लगे। दूर गांव के मंदिर की घंटी सुनाई दी। तीनों ने राहत की सांस ली। जगदीश ने पीछे देखने की कोशिश की। अब देखने की जरूरत नहीं है बेटा, हम जंगल पार कर चुके हैं। काका, अगर आपने हमें नहीं बताया होता तो शायद हम बच नहीं पाते। कुछ रास्तों पर हिम्मत नहीं, समझदारी काम आती है।